हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का वोल्केनो आईएएस के इस प्लेटफॉर्म पे। स्टूडेंट्स, हम बात करें इस वीडियो की तो ये हमारा पॉलिटी सेक्शन से ड्राफ्टिंग कमेटी से रिलेटेड वीडियो है। स्टूडेंट्स, अगर हम बात करें ड्राफ्टिंग कमेटी की तो काफ़ी इम्पोर्टेंट कमेटी है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के फ्रेमिंग से रिलेटेड। ये वही कमेटी है जिसके द्वारा हमारा कॉन्स्टिट्यूशन का जो मेन स्वरूप है, जो मेन स्ट्रक्चर है, वो यहाँ पे एग्जिस्टेंस में आया। स्टूडेंट्स, अगर हम बात करें ड्राफ्टिंग कमेटी के एग्जिस्टेंस में आने से पहले की, तो इंडिया में कंटिन्यू जो कॉन्स्टिट्यूशन का जो मेकिंग है उसकी जो बेसिकली राइट के लिए डिमांड है वो हमारी फ्रीडम स्ट्रगल के समय से ही स्टार्ट हो गई थी। आप देखिए कि 1905 1906 के समय में 1905 और 1906 का जो समय था, उस समय में हम लोग यहाँ पे जो स्वराज की डिमांड हुआ करती थी, हमारे यहाँ पे जो कॉन्स्टिट्यूशन, हमारे यहाँ पे जो कांग्रेस के या हमारे जो और भी जो लीडर्स हुआ करते थे उनके द्वारा यहाँ पे जो स्वराज की जो डिमांड है वो की जाती थी। फिर 1929 का यहाँ पे समय आता है और यहाँ पे हमारी जो इंडियन नेशनल कांग्रेस है उसके द्वारा डिमांड की जाती है कि यहाँ पे बेसिकली पूर्ण स्वराज होना चाहिए। पूर्ण स्वराज बताया गया, पूर्ण स्वराज कांग्रेस की यहाँ पे डिमांड रखी गई। उसके बाद में स्टूडेंट्स काफ़ी डिफरेंट मूवमेंट्स आए, जिसमें आप 1934 के समय में एम एन रॉय हैं। 1934 के समय में एम एन रॉय हैं, इनके द्वारा भी इंडिया के अंदर जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो होना चाहिए। कॉन्स्टिट्यूशन को जो फ्रेम करना है वो इंडियंस को ही फ्रेम करना है। लेटर फेज में फिर जवाहरलाल नेहरू ने भी ये डिमांड की कि इंडिया के अंदर कॉन्स्टिट्यूशन होना चाहिए। अब इंडिया के अंदर जो कॉन्स्टिट्यूशन का जो फ्रेमिंग है उससे रिलेटेड जो पावर है उससे देने से रिलेटेड जो ब्रिटिश पावर है या कॉलोनियल अथॉरिटी हमारे ऊपर जो रूल किया करती थी उसके द्वारा अलग अलग तरीके के समय समय पे डिफरेंट टाइप के जो कमीशन हैं वो सेंड किए गए कमेटी फेज में, कभी कमीशन के फेज में, वो या इंडिया के अंदर सेंड किए गए। जिसी के अंदर एक था अगस्त ऑफर। तो अगस्त ऑफर यहाँ इंडिया को बेसिकली कॉन्स्टिट्यूशन फ्रेमिंग की जो डिमांड है उसको यहाँ पे सेटिस्फाइड नहीं कर पाया। फिर उसके बाद में क्रिप्स मिशन आता है। क्रिप्स मिशन के बाद में और भी बहुत सारे मिशन हैं जो यहाँ पे एग्जिस्टेंस में आते हैं और उन्हीं मिशंस के थ्रू यहाँ पे इंडिया के अंदर बेसिकली कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली है वो यहाँ पे एग्जिस्टेंस में आएगी। कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली जब यहाँ पे एग्जिस्टेंस में आएगी स्टूडेंट, तो कॉन्स्टिट्यूशन का जो फ्रेमिंग है उससे रिलेटेड यहाँ पे बात की जाएंगी कि इंडिया में कॉन्स्टिट्यूशन है उसको किस तरीके से फ्रेम करना है। अब आप देखिए कि हमारे यहाँ पे जो मेनली जो बॉडी जो स्ट्रक्चर जो वर्क किया करती थी वो 1935 का जो एक्ट हुआ करता था। 1935 का जो एक्ट है इसका हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के ऊपर इन्फ्लुएंस आपको सबसे ज़्यादा देखने को मिलेगा कि कैसे 1935 के एक्ट के अंदर जिस तरीके का स्ट्रक्चर था, जिस तरीके की यहाँ पे जो बातें रखी गई थी, सेम ही स्ट्रक्चर इंडिया ने प्रेजेंट समय में भी अडॉप्ट किया है। तो अगर हम स्टूडेंट्स अगर हम बात करें उसी जब कॉन्स्टिट्यूशन को फ्रेम किया गया तो अलग अलग तरीके की कमेटी हैं वो बनाई गई। इन्हीं अलग अलग कमेटीज़ में एक कमेटी आती है, मेन इम्पोर्टेंट कमेटी है जिसको हम बोलते हैं ड्राफ्टिंग कमेटी। तो जो ड्राफ्टिंग कमेटी है ये 7 मेंबर बॉडी हुआ करती थी और इसने काफ़ी मेजर रोल प्ले किया है थ्रू आउट द कमेटी स्टेज में कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली में जो डिस्कशन करना है, कमेटी स्टेज में किस तरीके से पास करना है, पब्लिक ओपिनियन को किस तरीके से सेटिस्फाइड करना है, किस तरीके के लोगों को समझाना है। क्योंकि बेसिकली जो यहाँ पे हम बात करें कि जो कानून जो बन रहा था, जो संविधान जो बन रहा था वो लोगों के लिए बन रहा था, तो लोगों को भी समझाना काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट था। अगर हम बात करें स्टूडेंट ड्राफ्टिंग कमेटी की, तो ड्राफ्टिंग कमेटी हमारे कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली के एग्जिस्टेंस के काफ़ी समय बाद में जो 29 दिसंबर है, 29 अगस्त है, सॉरी 29 अगस्त 1947 के समय में आई थी। और हमारी जो कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली है वो आपको पता है कि ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन जो पंडित नेहरू के द्वारा स्टार्ट किया गया था, इनिशिएट किया गया था, वो 1946 का जो दिसंबर है उस समय में स्टार्ट किया गया था। तो बेसिकली जो 1947 का जो यहाँ पे अगस्त है, 29 अगस्त, उस अगस्त को ये एग्जिस्टेंस में आई
और सबसे इम्पोर्टेंट ये कॉन्स्टिट्यूशन का फ्रेमिंग से रिलेटेड कमेटी थी। क्या और भी कमेटी हुआ करती थी? हाँ, काफ़ी सारी कमेटी थी जिसमें मेजर हैं, माइनर रूप से काफ़ी कमेटी हैं। यूनियन पावर कमेटी, यूनियन कॉन्स्टिट्यूशन कमेटी, स्टेट से नेगोशिएशन कमेटी, तो इस तरीके की डिफरेंट डिफरेंट कमेटी हैं। कुछ को यहाँ पे पंडित नेहरू ने हेड किया था, कुछ को सरदार वल्लभ भाई पटेल हैं, कुछ को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद हैं, और भी काफ़ी सारे हमारी पर्सनैलिटीज़ हैं जिन्होंने समय समय पे हर एक कमेटी के अंदर जिस तरीके से कंट्रीब्यूट कर सकते थे वो उन्होंने कंट्रीब्यूट किया। इसके अंदर आप देखें कि हमारी जो कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली है, हमारी जो कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली के अंदर भी आपको हर एक समुदाय से, हर एक कम्युनिटी से, हर एक सेक्शन से, चाहे वो ट्राइबल सेक्शन के लोग हों, चाहे वो शेड्यूल क्लास है एंड शेड्यूल ट्राइब से रिलेटेड हों, चाहे अगर हम बात करें नॉर्थ ईस्ट से रिलेटेड हों, चाहे हम कम्युनिटीज़ के लेवल पे बात करें या लीगल बैकग्राउंड के लेवल पे बात करें, तो हमारी कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली के अंदर भी एक डेमोक्रेटिक प्रोसेस तो नहीं था। वो तो हम कंप्लीटली डेमोक्रेटिक प्रोसेस तो नहीं बोल सकते, क्योंकि पार्शली इलेक्टेड थी और पार्शली नॉमिनेटेड थी हमारी कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली। और पार्शली जो इलेक्टेड थी जिसके अंदर बेसिकली यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज है, उसका यहाँ पे कम्प्लीटली जो डोमेन है वो नहीं था। लिमिटेड लोगों को यहाँ पे बेसिकली वोटिंग का पावर हुआ करता था। तो पार्शली इलेक्टेड एंड नॉमिनेटेड होने की वजह से हम कम्प्लीटली डेमोक्रेटिक तो नहीं बोल सकते, बट कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली के थ्रू हमारे जो लीडर्स हैं, जो फोर फादर्स हैं, उन्होंने यहाँ पे इंश्योर किया कि सभी सेक्शंस को, सभी कम्युनिटीज़ को यहाँ पे रोल दिया जा सके। अब आप देखिए कि जब नॉर्थ ईस्ट से रिलेटेड जो कमेटी जो बनाई गई, उससे रिलेटेड वहाँ पे कुछ एक्सपर्ट लोग हुआ करते थे जो नॉर्थ ईस्ट को अच्छे से जानते थे, वहाँ से बिलोंग किया करते थे, तो उनकी पावर्स के बारे में वो जाने। आर्टिकल 29 एंड 30 से रिलेटेड जो कमेटी बनी है, 29 एंड 30 काफ़ी इंपॉर्टेंट आर्टिकल हैं हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के, जो फंडामेंटल राइट के सेक्शन के रिलेटेड। तो उससे रिलेटेड जो कमेटी बनी है, एक को हेड करते हैं हमारे डॉक्टर नहीं, हमारे वल्लभ भाई पटेल सर एक को हेड किए थे, और जो दूसरी कमेटी है उसको दूसरे पर्सनैलिटी के द्वारा हेड किया गया। तो इस तरीके से अलग अलग जो कमेटी बनी है, अलग अलग जो यहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशन का ड्राफ्ट करने से रिलेटेड जो प्रपोजल्स को तैयार किया गया है, वो सभी लोगों का, सभी हमारे लीडर्स का यहाँ पे कंट्रीब्यूशन था। और इसके अंदर कम्प्लीटली इंडिया की जो डाइवर्सिटी है वो आपको देखने को मिलती है। तो इसी सभी कमेटीज़ के अंदर में यहाँ पे एक सबसे इम्पोर्टेंट कमेटी जो निकल के आती है, उस कमेटी को हम बोलते हैं ड्राफ्टिंग कमेटी। स्टूडेंट्स, ये ड्राफ्टिंग कमेटी के द्वारा 29 अगस्त को इसको इनिशिएशन दिया गया, और 21 फरवरी का जो यहाँ पे समय है, 21 फरवरी को इन्होंने अपना जो ड्राफ्ट है वो यहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली के अंदर रख दिया। बेसिकली इन्होंने बता दिया कि हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो इस तरीके का होगा। अब आप सोच रहे होंगे कि हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है बेसिकली अडोप्ट हुआ और इनेक्ट हुआ या कमेंसमेंट में आया, उसका तो काफ़ी ज़्यादा समय है, तो इतना समय क्यों लगा? बेसिकली हमारी कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली के द्वारा स्टूडेंट्स यहाँ पे लोगों को, और हमारे जो हम बात करें कि जो पब्लिक हैं, उनको अवेयर करना काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी था। जो कॉन्स्टिट्यूशन से रिलेटेड बातें थी, तो पब्लिक ओपिनियन के लिए या पब्लिक डिस्कशन के लिए फिर यहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशन को पब्लिक डोमेन के अंदर रखा गया। और पब्लिक डोमेन के अंदर जब कॉन्स्टिट्यूशन को रखा गया तो वहीं पे ये सब बातें हैं वो यहाँ पे डिस्कस की गई। तो स्टूडेंट्स, इससे पहले हम उन लेटर फेज की बातों के अंदर जाएं कि किस तरीके से कॉन्स्टिट्यूशन जो असेंबली है उसके अंदर में किस तरीके से डिस्कशन एंड डेलिब्रेशन हुआ, हमारी ड्राफ्टिंग कमेटी का जो ड्राफ्ट था हमारे कॉन्स्टिट्यूशन से रिलेटेड। उससे पहले हमने ड्राफ्टिंग कमेटी के जो 7 इम्पोर्टेंट मेंबर हैं उनके बारे में हमें पता होना चाहिए। तो बेसिकली ड्राफ्टिंग कमेटी के अंदर 7 मेंबर हुआ करते थे, जिसके जो चेयरमैन अगर हम बात करें तो हमारे BR अम्बेडकर सर इसके चेयरमैन हुआ करते थे। हमारे जो लीगल हैं, लीगल मिनिस्टर भी हुआ करते थे, ये इंडिपेंडेंट इंडिया के लीगल मिनिस्टर थे। एन गोपाल स्वामी अयंगर जो हैं, एन गोपाल स्वामी अयंगर काफ़ी इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटी हैं हमारे कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली से रिलेटेड। आर्टिकल 370 जो है वो बेसिकली जो जम्मू कश्मीर को स्पेशल पावर दिया करता था, एन गोपाल स्वामी अयंगर के द्वारा यहाँ पे बेसिकली दिया गया था। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली के अंदर इन्हीं के द्वारा प्रपोज किया गया था। अभी आप देखिए कि 2019 के समय में हमारी जो गवर्नमेंट है उसके द्वारा जो आर्टिकल 370 है, जो स्पेशल पावर दिया करता था जम्मू एंड कश्मीर को एक
एक निशान और एक राष्ट्र एक निशान और एक ही विधान जो फॉर्मूला है उसके थ्रू 370 को यहाँ पे जो स्पेशल पावर है उसको रिवोक किया गया है और जम्मू कश्मीर को बाइफरकेट किया गया। अल्लादी कृष्ण स्वामी अयंगर हैं, ये बेसिकली साउथ इंडिया से बिलोंग किया करते थे, हमारे मद्रास हाई कोर्ट के अंदर ये प्रैक्टिस किया करते थे उस समय में, तो लीगल बैकग्राउंड से हैं। डॉक्टर के एम मुंशी की अगर हम बात करें, डॉक्टर के एम मुंशी स्टूडेंट्स वो पर्सनैलिटी हैं जो इंडियन नेशनल कांग्रेस से भी जुड़े रहे हैं। बाद में इन्होंने स्वतंत्र पार्टी को भी ज्वाइन किया। काफ़ी इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटी हैं हमारे, अगर हम बात करें कि गुजरात जो है वहाँ से बिलोंग करते हैं। डॉक्टर के एम मुंशी से रिलेटेड एक क्वेश्चन है जो अक्सर आपको पीसीएस के एग्ज़ाम अगर आप देखोगे तो उनके अंदर आपको देखने को मिलेगा। यहाँ पे क्वेश्चन ये पूछ लिया जाता है कि ड्राफ्टिंग कमेटी में ऐसा कौन सा मेंबर था जो इंडियन नेशनल कांग्रेस से जो जुड़े हुए थे, तो डॉक्टर के एम मुंशी इसके अंदर में आपको इसका राइट आंसर होगा। मोहम्मद सादुल्ला की अगर हम बात करें तो ये नॉर्थ ईस्ट से बिलोंग किया करते थे। एन माधव राव हैं जिन्होंने बी एल मित्तर को रिप्लेस किया था। ये वडोदरा जो बेसिकली वडोदरा जो स्टेट हुआ करता था उनके ये लीगल एडवाइज़र हुआ करते थे, इन्होंने भी पार्टिसिपेट किया था, ड्राफ्टिंग कमेटी के मेंबर थे। और टी कृष्णामाचारी हैं जिन्होंने डीपी खेतान को रिप्लेस किया है जिनकी डेथ होने के बाद में। तो ये जो 7 मेंबर्स का जो नाम है ये आपको याद होना चाहिए। गोपाल स्वामी अयंगर हैं, अल्लादी कृष्ण स्वामी अय्यर हैं, डॉक्टर के एम मुंशी हैं, एम सादुल्ला हैं, सैयद मोहम्मद सादुल्ला, एन माधव राव हैं और टी कृष्णामाचारी हैं। जो ड्राफ्टिंग कमेटी जो अगस्त में स्टार्ट होती है और फरवरी में अपना जो रिजल्ट देती है, अपना जो ड्राफ्ट उनको तैयार करके देती है, तो लेस देन द 6 मंथ का जो समय है ड्राफ्टिंग कमेटी ने टोटल यहाँ पे जो समय लिया। ड्राफ्टिंग कमेटी एक ओपन कंसेंसुअल कमेटी हुआ करती थी जिसके अंदर कंसेंसस के थ्रू यहाँ पे डिसीजन लिया करते थे। ओपन का मतलब ये है कि पब्लिक यहाँ पे अप्रोच कर सकते थे, कोई जो ड्राफ्टिंग कमेटी है उससे रिलेटेड डिस्कशन एंड डेलिब्रेशन किया गया है हर एक प्रपोजल को इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर में। तो बेसिकली ड्राफ्टिंग कमेटी ने स्क्रूटनाइज करना स्टार्ट किया। जो ड्राफ्ट कॉन्स्टिट्यूशन यहाँ पे सबमिट किया गया था हमारे कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली के अंदर, जो कॉन्स्टिट्यूशनल एडवाइज़र थे बी एन राव सर के द्वारा यहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशन का एक ड्राफ्ट है वो सबमिट किया गया था। उसी ड्राफ्ट को यहाँ पे स्क्रूटनाइज करने के साथ ही जो ड्राफ्टिंग कमेटी है उसका वर्क यहाँ पे स्टार्ट होता है। टास्क यहाँ पे बेसिकली बी आर अम्बेडकर सर की चेयरमैनशिप में ये कमेटी यहाँ पे स्क्रूटनाइज करती है कि क्या क्या ऐसी इंपॉर्टेंट बातें हैं जिनको हमको अडोप्ट करने की ज़रूरत है, क्या इनको अमेंड करने की ज़रूरत है। इंडिया के साथ इंडिया की जो बेसिकली डिमांड है उस समय की जिस तरीके की डिमांड होंगी या फ्यूचर को देखते हुए उसको किस तरीके से मोल्ड करते हुए इंडिया के लिए हम अडोप्ट कर सकते हैं किसी भी एक कॉन्सेप्ट को, चाहे वो आप फेडरलिज्म का, सेंटर स्टेट का रिलेशन, अपॉइंटमेंट ऑफ गवर्नर हो, फंडामेंटल राइट हो। तो ऐसे काफ़ी सारे इम्पोर्टेंट हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का जितना भी जो इम्पोर्टेंट थिंग्स हैं जिसके थ्रू आज हमारी जो गवर्नमेंट्स हैं, चाहे सेंटर की हो चाहे स्टेट की हो या हमारा जो पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस हैं, जिसमें आप देखिए कि आर्टिकल 40 है जो डीपीएसपी में हमको देखने को मिलता है। तो एक गांधीयन प्रिंसिपल है आर्टिकल 40, देयर शुड बी ए पंचायत इन एवरी विलेज। और पंचायत के थ्रू जो विलेज का जो डिस्कशन है ग्राम सभा के थ्रू किया जाए तो एक डिसेंट्रलाइज प्लानिंग का भी हमको यहाँ पे कॉन्सेप्ट देखने को मिलता है। डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी जिसमें गांधीयन प्रिंसिपल हैं, ऐसे कुछ आइडियाज़ जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है सोशियो इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए, चाहे कंट्री के लिए, या अगर हम बात करें आत्मनिर्भर भारत जो प्रेजेंट कंटेक्स्ट है उसी के थ्रू हम देखिए कि गांधीयन प्रिंसिपल के थ्रू जो हमारी कॉटेज इंडस्ट्री हैं, जो हमारे हैंडीक्राफ्ट हैं, उनको यहाँ पे बेसिकली प्रमोट किया गया गांधीयन प्रिंसिपल के थ्रू। तो वो ऐसी जो फ्यूचरिस्टिक बातें हैं सभी हमको देखने को मिलती हैं जो हमारा जो डीपीएसपी हैं, फंडामेंटल राइट हैं, या किसी भी हम सेक्शन की बात करें हमारे जो कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर लेटर फेज में इन सबको अमेंड भी किया गया है। अगर कोई ऐसा प्रपोजल रहा जिसको अमेंड करने की ज़रूरत है, आप देखिएगा आर्टिकल 352 के अंदर एक जो इम्पोर्टेंट टर्म था उसको फिर बाद में लेटर फेज में अमेंड किया गया। तो इस तरीके से काफ़ी सारा जो चेंज है वो हमको देखने को मिलता है, क्योंकि जब इमरजेंसी इम्पोज की गई इंडिया के अंदर तो उसके बाद में किस तरीके से आर्टिकल 352 का जो यहाँ पे एक वर्ड था उसको चेंज किया गया और कैबिनेट वर्ड वहाँ पे इंसर्ट किया गया था। तो स्टूडेंट्स ये बेसिकली ड्राफ्टिंग कमेटी की कुछ इंपॉर्टेंट बातें ये थी
कि फरवरी के अंदर यहाँ पे ड्राफ्ट इनके द्वारा तैयार किया जाता है। उसके बाद में पब्लिक डोमिनियन में ये ड्राफ्ट आता है। मेजॉरिटी और डेलिब्रेशन के साथ में यहाँ पे जो ड्राफ्टिंग कमेटी में जो डिसीजन है वो लिए जाते हैं। और 144 जो कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली के जो सेशंस हैं वो यहाँ पे बेसिकली ड्राफ्ट कॉन्स्टिट्यूशन को जो ड्राफ्ट करने के लिए यहाँ पे स्पेंड किए गए कि कॉन्स्टिट्यूशन को काफ़ी अच्छे से ड्राफ्ट किया जाए। तो ये हमारी सबसे इम्पोर्टेंट कमेटी है। और जो कमेटी है मेजर और माइनर कमेटी, उन सभी के बारे में भी हम डिस्कस करेंगे। यहाँ पे ड्राफ्टिंग कमेटी के जो मेंबर्स आपको पता होना चाहिए। 29 अगस्त जो 1947 का जो समय है, हमारी आज़ादी के बाद में, इंडिपेंडेंट इंडिया के बाद में ड्राफ्टिंग कमेटी एग्जिस्टेंस में आती है। BN राव सर के द्वारा जो भी यहाँ पे सजेस्ट किया गया, उनको यहाँ पे अमेंड करते हुए, उनको यहाँ पे डिस्कस करते हुए ये कमेटी अपना वर्क स्टार्ट करती है। सभी जो मेजर कमेटी थी उनके द्वारा कोई रिकमेंड किया गया है पब्लिक डोमेन में किस तरीके से लोगों को अप्रोच करना है, ये सभी जो बातें हैं ड्राफ्टिंग कमेटी के द्वारा ली गई हैं। कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली के द्वारा यहाँ पे उनको बेटर जो पावर है वो प्रोवाइड किया गया कि ड्राफ्टिंग कमेटी को इक्वल ऑटोनोमस के साथ में वर्क करने दिया गया। तो ये हमारी जो ड्राफ्टिंग कमेटी के बारे में आज हमने देखा स्टूडेंट्स। तो आप बने रहिए हमारे साथ, इसी तरीके के जो वीडियोज़ हैं उनके थ्रू हम आपको कंटिन्यू कोई ना कोई टॉपिक के बारे में बताते रहेंगे। तो थैंक यू स्टूडेंट्स, थैंक यू वेरी मच।